लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमरकांत के जीवन में एक नया उत्साह चमक उठा है। ऐसा जान पड़ता है कि अपनी जीवन यात्रा में वो अब एक नए घोड़े पर सवार हो गया है। पहले पुराने घोड़े को एक और चाबुक लगाने की जरूरत पड़ती थी। ये नया घोड़ा कनौतियां खड़ी किए सरपट भागता चला जाता है। स्वामी आत्मानंद, काशी, पयाग सभी से उसकी तकरार हो जाती। इन लोगों के पास वही पुराने घोड़े हैं, दौड़ में पिछड़ जाते हैं। अमर उनकी मंद गति पर बिगड़ता है। इस तरह तो काम नहीं चलने का स्वामी जी। आप काम करते हैं कि मजाक करते हैं? इससे तो कहीं अच्छा था कि आप सेवाश्रम में बने रहते। आत्मानंद ने अपने विशाल वक्ष को तान कर कहा, बाबा मेरे से अब और नहीं दौड़ा जाता। जब लोग स्वास्थ्य के नियमों पर ध्यान न देंगे तो आप बीमार होंगे, आप मरेंगे। मैं नियम बतला सकता हूं, पालन करना तो उनके ही अधीन है। अमरकांत ने सोचा, ये आदमी जितना मोटा है उतनी ही मोटी इसकी अक्ल भी है। खाने को 1.5 सेर चाहिए, काम करते ज्वर आता है। इन्हें संन्यास लेने से न जाने क्या लाभ हुआ। उसने आंखों में तिरस्कार भरकर कहा, आपका काम केवल नियम बताना नहीं है, उनसे नियमों का पालन कराना भी है। उनमें ऐसी शक्ति डालिए कि वे नियमों का पालन किए बिना रह ही न सकें। उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाए। मैं आज पिचौरा से निकला, गांव में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दिए। आप कल उसी गांव से हो आए हैं, क्यों कूड़ा साफ नहीं कराया गया? आप खुद फावड़ा लेकर क्यों नहीं पिल पड़े? गेरुए वस्त्र पहन लेने ही से आप समझते हैं लोग आपकी शिक्षा को देववाणी समझेंगे? आत्मानंद ने सफाई दी, मैं कूड़ा साफ करने लगता तो सारा दिन पिचौरा ही में लग जाता। मुझे 5-6 गांवों का दौरा करना था। यह आपका कोरा अनुमान है। मैंने सारा कूड़ा आध घंटे में साफ कर दिया। मेरे फावड़ा हाथ में लेने ही की देर थी, सारा गांव जमा हो गया और बात की बात में सारा गांव झक हो गया। फिर वो गूदड़ चौधरी की ओर फिरा, तुम भी दादा अब काम में ढिलाई कर रहे हो। मैंने कल एक पंचायत में लोगों को शराब पीते पकड़ा। सौताड़े की बात है, किसी को मेरे आने की खबर तो थी नहीं। लोग आनंद से बैठे थे और बोतलें सरपंच महोदय के सामने रखी हुई थी। मुझे देखते ही तुरंत बोतलें उड़ा दी गईं और लोग गंभीर बनकर बैठ गए। मैं दिखावा नहीं चाहता, ठोस काम चाहता हूं। अमर ने अपनी लगन, उत्साह, आत्मबल और कर्मशीलता से अपने सभी सहयोगियों में सेवा भाव उत्पन्न कर दिया था और उन पर शासन भी करने लगा था। सभी उसका रोब मानते थे, उसके गुलाम थे। चौधरी ने बिगड़ कर कहा, तुमने कौन गांव बताया? सौताड़ा। मैं आज ही उसके चौधरी को बुलाता हूं। वही हरखलाल है, जन्म का पियक्कड़, 2 दफा सजा काट आया है। मैं आज ही उसे बुलाता हूं। अमर ने जांघ पर हाथ पटक कर कहा, फिर वही डांट फटकार की बात? अरे दादा, डांट फटकार से कुछ ना होगा। दिलों में बैठिए, ऐसी हवा फैला दीजिए कि ताड़ी शराब से लोगों को घृणा हो जाए। आप दिन भर अपना काम करेंगे और चैन से सोएंगे तो ये काम हो चुका। ये समझ लो कि हमारी बिरादरी चेत जाएगी तो ब्राह्मण ठाकुर आप ही चेत जाएंगे। गूदड़ ने हार मानकर कहा, तो भैया इतना बूता तो अब मुझ में नहीं रहा कि दिन भर काम करूं और रात भर दौड़ लगाऊं। काम ना करूं तो भोजन कहां से आए? अमरकांत ने उसे हिम्मत हारते देखकर सहास मुख से कहा, कितना बड़ा पेट तुम्हारा है दादा कि सारे दिन काम करना पड़ता है। अगर इतना बड़ा पेट है तो उसे छोटा करना पड़ेगा। काशी और पयाग ने देखा कि इस वक्त सबके ऊपर फटकार पड़ रही है तो वहां से खिसक गए। पाठशाला का समय आ गया था। अमरकांत अपनी कोठरी में किताब लेने गया तो देखा मुन्नी दूध लिए खड़ी है। बोला, मैंने तो कह दिया था मैं दूध न पीऊंगा, फिर क्यों लाई? आज कई दिनों से मुन्नी अमर के व्यवहार में एक प्रकार की शुष्कता अनुभव कर रही थी। उसे देखकर अब उनके मुख पर उल्लास की झलक नहीं आती। उससे अब बिना विशेष प्रयोजन के बोलते भी कम है। उसे ऐसा जान पड़ता है कि ये मुझसे भागते हैं। इसका कारण वो कुछ नहीं समझ सकती। ये कांटा उसके मन में कई दिन से खटक रहा है। आज वो इस कांटे को निकाल डालेगी। उसने अविचलित भाव से कहा, क्यों नहीं पियोगे? सुनो। अमर एक पुस्तक का बंडल उठाता हुआ बोला, अपनी इच्छा है, नहीं पीता। तुम्हें मैं कष्ट नहीं देना चाहता। मुन्नी ने तिरछी आंखों से देखा, ये तुम्हें कब से मालूम हुआ कि तुम्हारे लिए दूध लाने में मुझे बहुत कष्ट होता है? और अगर किसी को कष्ट उठाने ही में सुख मिलता हो तो? अमर ने हार कर कहा, अच्छा भाई झगड़ा ना करो, लाओ पी लूं।
एक ही सांस में सारा दूध कड़वी दवा की तरह पीकर अमर चलने लगा तो मुन्नी ने द्वार छोड़कर कहा, बिना अपराध की तो किसी को सजा नहीं दी जाती। अमर द्वार पर ठिठक कर बोला, तुम तो जाने क्या बक रही हो, मुझे देर हो रही है। मुन्नी ने विरक्त भाव धारण किया, तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जाते क्यों नहीं? अमर कोठरी से बाहर पांव न निकाल सका। मुन्नी ने फिर कहा, क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि मेरा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है? तुम आज चाहो तो कह सकते हो, खबरदार मेरे पास मत आना, और मुंह से चाहे ना कहते हो, पर व्यवहार से रोज ही कह रहे हो। आज कितने दिनों से देख रही हूं, लेकिन बेहयाई करके आती हूं, बोलती हूं, खुशामद करती हूं। अगर इस तरह आंखें फेरनी थी तो पहले ही से उस तरह क्यों ना रहे। लेकिन मैं क्या बकने लगी, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। अमरकांत ने जैसे रस्सी तोड़ाने का जोर लगाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मुन्नी। मैं तो जैसे पहले रहता था वैसे ही अब भी रहता हूं। हाँ, इधर काम अधिक होने से ज्यादा बातचीत का अवसर नहीं मिलता। मुन्नी ने आंखें नीची करके गूढ़ भाव से कहा, तुम्हारे मन की बात मैं समझ रही हूं, लेकिन वो बात नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। अमरकांत ने आश्चर्य से कहा, तुम तो पहेलियों में बातें करने लगी। मुन्नी ने उसी भाव से जवाब दिया, आदमी का मन फिर जाता है तो सीधी बातें भी पहेली सी लगती हैं। फिर वो दूध का खाली कटोरा उठाकर जल्दी से चली गई। अमरकांत का हृदय महसूसने लगा। मुन्नी जैसे सम्मोहन शक्ति से उसे अपनी ओर खींचने लगी। तुम्हारे मन की बात समझ रही हूं, लेकिन तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये वाक्य किसी गहरे खड्ड की भांति उसके हृदय को भयभीत कर रहा था। उसमें उतरते दिल कांपता था, पर रास्ता उसी खड्ड में से जाता था। वो न जाने कितनी देर अचेत सा खड़ा रहा। सहसा आत्मानंद ने पुकारा, क्या आज शाला बंद रहेगी? अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 40वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।